IS-38 निकालें। कल से शुरू करेंगे लीज भाई। अब ऑनलाइन वाले हजरात जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए, अब वो फिर कल से लीज तो एटलीस्ट लेना शुरू करें ना। इसका पिछले पढ़े उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल किसी भी हाल में हम ये सजेस्ट नहीं करते कि बीच बीच में से लेक्चर लिए जाएं, कुछ ले लिए जाए, कुछ छोड़ दिए जाएं। लेकिन अब मजबूरी है, आप लोगों ने अगर साथ साथ नहीं लिया तो अब लीज अगर ना आपने किया तो बस फिर 10 दिन तक ही आपका इंतज़ार कर सकते थे। कल से इंशाल्लाह लीज शुरू होगा तो प्रॉपर एक FAR 2 का अच्छा टॉपिक है, तो इसको ज़रा कल से प्रॉपरली अटेंड करना शुरू करें। अच्छा जी, पेज नंबर 1025। जिस तरह IS-16 में लिखा हुआ था कि IS-16 वाले एसेट्स परचेज किए जा सकते हैं। कौन लेक्चर नोट्स बना लेगा? हाथ खड़ा कर दें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ। कोई भी नहीं, आप बना लेंगे, आप 2 लोग बना लेंगे, ठीक। अच्छा, इंटेंजिबल के बारे में हमने पढ़ा था, इसको बाजार से ख़रीदा भी जा सकता है और इसको बना बनाया बाजार से ख़रीदा भी जा सकता है, बना बनाया, या खुद भी बनाया जा सकता है। तो आज हम बात करने लगे ऐसे इंटेंजिबल की जिसको बाजार से हम खरीदेंगे। तो नॉर्मली द प्राइस एन एंटिटी pays to acquire separately an intangible asset will affect the expectation about the probability is always considered satisfied for the separately acquired intangibles। बस ठीक है, छोड़ें। In addition, the cost will be made liability. This is particularly when the purchase consideration in the form of cash or other। अच्छा जी, इंटेंजिबल एसेट जो आप परचेज करेंगे उसके पर बुक नहीं है आपके पास? ये भाई बुक अभी तो ले लेना, फिर बाद में। कितने लोगों के पास नहीं है बुक? 1 और 2 और आपके पास भी नहीं है तो निकालें, लेके आए। 4-5 ले आए ना। फिर उसके बाद द कॉस्ट ऑफ सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट। सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है? अच्छा जी, जो एसेट आप बाजार से खरीदते हैं उसकी परचेज प्राइस, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी और उसके नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। यानी अगर आप बल्क क्वांटिटी पे या ज़्यादा कोई चीज़ खरीद लें या फिर कोई रिश्तेदारी दोस्ती वगैरह उस वजह से जो डिस्काउंट मिले उसको आप माइनस करेंगे। तो ये चीज़ें IS-16 में भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती थी। और इसके अलावा कोई भी खर्चे जो आपने किए एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए, वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर। IS-38 की रोशनी में कौन कौन सी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, यानी वो वाजे तौर पे एसेट को खरीदने के लिए समझी जाएंगी। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स राइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट, तो पेमेंट टू पर्सन्स इंस्टॉलिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यानी जो लोग इंस्टॉल कर रहे हैं एसेट को, उनको जो आप पेमेंट्स करेंगे ये भी कैपिटलाइज की जाएगी। प्रोफेशनल फीस डायरेक्टली राइजिंग फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन। प्रोफेशनल फीस, किसी प्रोफेशनल को आपने पेमेंट की तो इसको भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाया जाएगा। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। टेस्टिंग कॉस्ट तो हमेशा ही एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाई जाती है, इसे ट्रायल रन भी कहते हैं और भी कहते हैं। ओके, आगे चलें। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर इट आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। ये इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इसका मतलब है इंट्रोडक्शन कॉस्ट यानी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट या प्रमोशनल एक्टिविटीज एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगी। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, तो आपने नई लोकेशन पे जाके बिजनेस शुरू किया जिसमें आपको ट्रेनिंग देनी पड़ी स्टाफ को कि इस लोकेशन पे कस्टमर से कैसे बात करनी है। पेज नंबर 1025। तो ये भी एक्सपेंस में जाएगी, कैपिटलाइज नहीं होगी। तो एडवर्टाइजमेंट भी एक्सपेंस में चली गई और स्टाफ ट्रेनिंग भी एक्सपेंस में चली गई। नेक्स्ट, एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स। ये तो ऑब्वियसली एक्सपेंस में जाएंगे, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स। लेकिन हमने इंटरनली जनरेटेड में पढ़ा था कि अगर इनके साथ लिख दे दीज आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो कैपिटलाइज करें, वरना इज द जनरल रूल, ये एक्सपेंस में जाते हैं।
रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल सीजेस, क्या मतलब है इस बात का? हाथ खड़ा करके बताएं। एसेट की कॉस्ट में चीजें डालना बंद कर देंगे। यानी जैसे एसी है ना, एसी को आपने इंस्टॉल किया तो परचेज किया, कैपिटलाइज किया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में डाली, इंस्टॉलेशन एसेट की कॉस्ट में डाली, टेस्ट रन एसेट की कॉस्ट में डाला, लेकिन अब बस अब एसी चल पड़ा है, अब कैपिटलाइज करना चीजें बंद कर दें। अब बाद में अगर रिपेयर करवाना पड़े तो उसको एक्सपेंस में डालें। तो यानी कैपिटलाइज करना चीजें रोक दें, बस बहुत हो गई। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल, इंटेंजिबल के अंदर जो आप कॉस्ट डाल रहे थे उनको डालना बंद कर दें। When the asset is in the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, जिस तरह मैनेजमेंट चाह रही है अगर उस तरह रेडी है तो बस let it go now. Therefore, cost incurred in using or redeploying an intangible, यूज करने की कॉस्ट तो होती है मेंटेनेंस, और रीडिप्लॉइंग शिफ्ट करने की कॉस्ट एक कमरे से दूसरे कमरे में, इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी एसेट की कॉस्ट में नहीं डाले जाएंगे। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस ये होते हैं कि आपका एसेट इंटेंजिबल नया नया है, तो आपने मार्केट में इसको लॉन्च कर दिया, लेकिन अभी लोग उस फॉर्मूले से बनी हुई बोतलों खरीदना पसंद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है, ऑपरेट करने पे लॉस आ रहा है, तो उसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो बस ये P&L में जाते हैं लॉसेस, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस P&L में चले जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंसिडेंटल ऑपरेशंस। इंसिडेंटल ऑपरेशंस मिसाल के तौर पे न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए टू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर you paid fee to deinstall old software. ओल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम से रिमूव नहीं हो रहा था, कई दफ़ा आप लोगों से भी रिमूव नहीं होता। कोई सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में आ जाता है, मोबाइल में, उसको आप बार बार डिलीट कर रहे होते हैं, वो डिलीट नहीं होता। उसके लिए आपने किसी को पैसे दिए कि पुराने को डीइंस्टॉल कर दो, तो वो इंसिडेंटल ऑपरेशन है, हादसाती तौर पे हुआ है, वो नए एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, बल्कि वो किस में जाएगा? एक्सपेंसेस में जाएगा। जैसे आपने नई बिल्डिंग बनानी है, तो पुरानी बिल्डिंग का कोई मलबा पड़ा हुआ है, तो वो आपने उठवाया किसी रेडी वाले से, तो वो तो नई बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इफ पेमेंट ऑफ एनी टेंजिबल इज डेफर्ड बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म, नॉर्मल क्रेडिट टर्म होती है इन 1 ईयर नॉर्मली। अगर 1 साल से ज्यादा आप डिले कर रहे हैं इंटेंजिबल की पेमेंट को, तो फिर तो मसले की बात है। अगर आप इंटेंजिबल की पेमेंट को 1 साल से डिले कर रहे हैं तो फिर तो मसले की बात है। फिर क्या करें? इट्स कॉस्ट इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट, जो आज पैसे बनेंगे, जो आज पैसे बनेंगे। मिसाल के तौर पे आज एसेट की फेयर वैल्यू है 300 रुपए, बट यू विल पे 350 आफ्टर बोलें 2 years, तो व्हाट इज द कॉस्ट? 300। अगर नॉर्मल क्रेडिट टर्म से ज्यादा हो जाए तो फिर ऐसा करें, एसेट की फेयर वैल्यू निकालें आज की, उसी के ऊपर एसेट को कैपिटलाइज करें, ना कि फ्यूचर वैल्यू। पॉज करें, नोट करें। आज फेयर वैल्यू 300 है, 2 साल बाद 350 पे करेंगे, तो इसलिए रिकॉर्ड आज 300 पे ही करेंगे।
ओके, if payment is for an intangible is deferred beyond normal credit terms, its cost is its cash price equivalent today. If the difference between this amount and total amount, the difference between this amount and total amount is recorded as an interest expense. What is the difference? 50. आपने 300 रुपए वाली चीज के क्यों 350 रुपए दिए हैं? क्योंकि आप नॉर्मल टर्म से ज्यादा की पेमेंट कर रहे हैं। तो आपने 50 रुपए इंटरेस्ट इनकम कमाई है या आपने एसेट खरीदते हुए 50 रुपए इंटरेस्ट पे किया है? इस इंटरेस्ट पे की एंट्रीज IFRS 15 में वो टॉपिक्स में हम सीखेंगे, फिलहाल इसकी एंट्रीज की मैं डिस्कशन नहीं करा। तो ये 50 रुपए का क्या है, लिखें इंटरेस्ट पेड। डिफरेंस बिटवीन 300 एंड 350 इज इंटरेस्ट पेड। अगर 300 वाली चीज के 2 साल बाद पैसे दें और 350 देने पड़े तो 50 रुपए आप इंटरेस्ट की मद में दे रहे हैं। क्लियर? चलें, if payment for intangible is deferred beyond normal credit terms, cost is its cash price equivalent. The difference between this amount and total payments is recorded as an interest expense over the period of credit, unless it is capitalized in the cost of asset. कैपिटलाइज तो नॉर्मली ये 50 नहीं किया जाता, वो कैपिटलाइज तो कुछ और किया जाता है। वो तो कैपिटलाइज किया जाता है जब एसेट खुद बनने में काफ़ी अरसा ले। ये तो बना बनाया एसेट होता है ना, तो ये कब किया जाता है? क्वालिफाइंग एसेट के केस में। इफ एसेट टेक substantial period of time आगे to complete, then interest on loan for it is capitalized. ये अनलेस यहाँ से डालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है, IAS 23 का है, इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, न्यू तो नहीं, इंडिपेंडेंट और आसान कॉन्सेप्ट है। ओके, चलें जी, थोड़ी रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट की रिवीजन करनी है आज बस। वो अनलकीली सवाल IAS 12 में दिया हुआ है, IAS 12 के नोट्स निकालें। IAS 12 तो करना मकसूद नहीं था हमारा, IAS 12 इनकम टैक्सेस है, वो कभी हम करेंगे। जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं, नोट्स थोड़ी लेट अपलोड होंगे, उनमें मैं पूरा IAS 12 का चैप्टर नहीं दूंगा, खाली ये क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन दे देंगे हम। तो अब ले ही लें बुक, बस काफ़ी होगी है। पेज नंबर 226। पढ़ें सवाल को।
पेज नंबर 217, सॉरी, सवाल वही है, पेज 217। तस्वीर खींच लें इसकी। Shahzad Textile Mills Limited purchased a plant for ₹500 million on Yekam July 2010. The plant has an estimated useful life of 10 years and no residual value. STML uses revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment for revaluations on net replacement value method. The details of revaluation performed by an independent firm of valuers are as follows. जी कितने का एसेट खरीदा है? किस दिन खरीदा है? रकम जुलाई 10 को। करें शुरू जी बनाना। लिख लें किताब का पेज 217 क्वेश्चन 17। अच्छा फॉर्मेट आप देख लें, हो सकता है डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट जगहों से पढ़ा हो, लेकिन हम अब इसी फॉर्मेट के ऊपर रहेंगे। तो इसी फॉर्मेट को जरा एब्जॉर्ब करना है और इसी फॉर्मेट को जहन में रखना है आपने। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और P&L। काफी बोरिंग चीजें हो गई। IAS 38 भी आपका रिवाइज हुआ है, अब रिवैल्यूएशन रिवाइज होने लगी है। कल से बस हम लीज शुरू करेंगे अब तक। ओके, डेट, यकम जुलाई 2010। व्हाट इज द कॉस्ट? 500। इसका सोल्यूशन तो बल्कि नहीं दिया हुआ, बस ऐसे ही सवाल अटैच हो जाएगा नोट्स में। The plant has an estimated useful life of 10 years. जी कैरिंग अमाउंट है 450। अब अगले साल के पहले दिन हमने एसेट को किया रिवैल्यू। जब अगले साल के पहले दिन हमने एसेट को रिवैल्यू किया है, हमारे साल के आखिरी दिन एसेट रिवैल्यू है या अगले साल के पहले दिन? तो कितने का हो गया? 630 मिलियन का। तो पहले हमारे साल की जर्नल एंट्रीज कर लें अगले पेज पे। जी यकम जुलाई 2010, पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट, और 30/11 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट। अमाउंट्स जब IAS 12 आएगा तो इसमें हम आगे 2 कॉलम और डालेंगे टैक्सेस के, इसलिए ये जब IAS 12 पढ़ाया जाता था तो रिवाइज कराया जाता था, लेकिन आपको भी रिवाइज कराया जा रहा है ताकि जब IAS 12 आए आपको कह दिया जाए लेक्चर 10 जरा अटेंड करें 2x की स्पीड पे, ताकि ये रिवाइज हो जाए आपका। इस लेक्चर को आपने फिर भी कभी लेना है किसी दिन। अच्छा जी, वो एसेट जो हमारी किताबों में ऑलरेडी कितने का आ रहा है? 450 का। अब बाजार में इसकी कीमत कितनी हो गई है? 630। तो इस लाइन में क्या लिखूं? नहीं, इस लाइन को भी खाली छोड़ दें, इस लाइन को भी। अब ये अगले साल का पहला दिन, यकम जुलाई 11, अगले साल का पहला दिन, और इधर लिखें रिवैल्यूड अमाउंट।
रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं, अभी इधर लिखें रीवैल्यूड अमाउंट, बाजार में जो इसकी कीमत है जी 630। अब बताएं कितने वाला एसेट कितने पर चला गया? 450 वाला एसेट 630 पे चला गया, तो खुशी होगी। तो 1 जुलाई 11 को रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करें, बैलेंसिंग 450 वाली चीज 630 पे चलेगी, 180 की खुशी आई। खुशी को IAS 16 कहता है कि आपने P&L में लेके नहीं जाना, बल्कि खुशी को आपने लेके जाना है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है उसमें हमारा एक P&L होता है, एक OCI होता है। OCI होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी ऐसी इनकम जो अभी रियलाइज नहीं हुई। तो इसलिए हम 180 की खुशी को ले जाने लगे हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में। एंट्री बनेगी एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ओके, वो ईयर एंडेड 30/9/2010 की एंट्रीज थी। अब हम ईयर एंडेड 30/9/2011 की एंट्रीज करने लगे। ईयर एंड 30/11। ओके, पिछले साल एंट्री हुई थी पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, प्रोडक्शन डेबिट अकम्युलेशन क्रेडिट। पीपी की जगह आप कर लें काट के बिल्डिंग, एसेट का नाम लिख लेना। बिल्डिंग है, प्लांट है, क्या है? प्लांट। पीपी को काट के प्लांट लिख लें, ओके, ताकि आप प्लांट अकाउंट से हम खेलें। नाउ जब भी एसेट रीवैल्यू हुआ करेगा तो हम रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज किया करेंगे। देखने में एक नजर आएगी लेकिन करेंगे 2। एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, यानी एसेट डेबिट खुशी क्रेडिट। देखने में ये एक एंट्री नजर आ रही है, लेकिन हम यहां पर खड़े होकर देखा करेंगे कि अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन जा चुकी है? 50। इस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को किताबों से खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ताकि एसेट अकाउंट नेट पे आ जाए। एसेट अकाउंट किस पे आ जाए? सो लेट्स एलिमिनेट दिस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फ्रॉम द बुक्स। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, इसको खत्म करने के लिए इस अकाउंट को डेबिट कर दें। इस अकाउंट को, इससे होगा ये अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट किताबों से खत्म हो जाएगा, और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करके एसेट अकाउंट को, यानी एसेट कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? देखिए इस एंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये प्लांट था, ये अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट था। पिछले साल इसमें डेप्रिसिएशन कितनी डाली? 50, और इसमें एडिशन कितनी डाली? 500। ये पिछले साल के क्या हो गए? कैरी डाउन। नोट नहीं करना। ये हमारे साल के क्या बने? ब्रॉड डाउन। ट्रांसफर द एंटायर बैलेंस इन अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड ये वाला अकाउंट क्रेडिट, ये ट्रांसफर हुई है। इसकी वजह से अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है कैरी डाउन 0 शो करने लग गया। 50 - 50 0, ये अकाउंट 0 पे आ गया, और एसेट हमारा 450 पे आ गया। अब फायदा ये हुआ कि एसेट अकाउंट ही 450 पे पड़ा हुआ है, जो कि ये वाली प्राइस है 450। अब 450 वाली चीज को रिवैल्यू कर लेंगे। इस मेथड का नाम अकाउंटेंट्स ने रखा हुआ है नेट रिप्लेसमेंट मेथड। एक ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड भी है, वो भी कल देखेंगे। नेट रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब यह होता है कि फिगर्स को नेट बुक वैल्यू पे ले जाओ। एसेट ग्रॉस पे आ रहा था, उसको नेट पे ले जाओ।
इस मेथड में अकम्युलेशन अकाउंट को फौरन किताबों से खत्म करना पड़ता है जब भी कभी रीवैल्यूएशन हो, उस वक्त दोबारा आ जाते हैं, फिर अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दोबारा ये अकाउंट खड़ा हो जाएगा किताबों में, लेकिन फिलहाल इसको खत्म कर दें। अब बताएं अकम्युलेशन अकाउंट में कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है? 50। इसको यकम जुलाई 11 की डेट डाल के 2 एंट्रीज करें। पहली एंट्री अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट प्लांट क्रेडिट। वो जो पिछले साल अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट पड़ा था उसको डेबिट मार दिया। और अगली एंट्री आसान सी है, यहां से नजर आ रही है, यकम जुलाई 11 की डेट डाल के प्लांट डेबिट, ये देखें प्लस प्लांट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस विल बी टेकन टू ओसीआई, यहां पे जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस 180 का। P&L में पड़ी होती है सेल और अदर इनकम, अदर इनकम में नहीं जाएगा, अदर इनकम में चला गया तो पैट में चला जाएगा, पैट में चला गया तो ओनर्स डिविडेंड मांगेंगे, इसलिए हम इसको रियलाइज नहीं रखते, इसको अनरियलाइज रखते हैं। लेकिन हर स्टैंडर्ड की अपनी थीम है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला स्टैंडर्ड कहता था कि गेन को डायरेक्ट P&L में लेके जाओ, और IAS 41 कहता था कि भैंस महंगी हो गई, गाय महंगी हो गई, काऊ महंगी हो गई, उसको फौरन P&L में लेके जाओ। लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि अगर खुशी आ जाए तो सरप्लस में लेके जाओ, और पहली दफा गम आ जाए तो P&L में लेके जाओ। तो अनरियलाइज्ड खुशियां ये रिकॉर्ड करने से मना करता है, P&L में, OCI में रिकॉर्ड कर लें। प्लान डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट, सरप्लस नॉट इन P&L, इन OCI विद द अमाउंट ऑफ 180। सो हम इन दोनों को रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कहने की बजाय इसको हम वार्म अप की एंट्री क्या करेंगे कि वार्म अप कर लें एसेट को, एक्सरसाइज से पहले जैसे वार्म अप होते हैं, वार्म अप कर लें, वार्म अप करने के बाद रिवैल्यूएशन की एंट्री कर लें। एसेट अकाउंट को तैयार रखें क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन आ रही है। आप बताएं सरप्लस में एज ऑन बैलेंस कितना है? असल में आप ये दोनों चले जाते हैं बैलेंस शीट में, होते तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से रूट होके हैं, लेकिन ये दोनों चले जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस बैलेंस शीट में। तो ये आज तक के प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में चले जाएंगे, ये आज तक का सरप्लस बैलेंस शीट में चला जाएगा। सो व्हाट इज द सरप्लस फॉर द ईयर? 180। बट व्हाट इज द सरप्लस एज ऑन? द सरप्लस एज ऑन इज आल्सो 180। अब तक की 4 एंट्रीज बता दें। प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेशन क्रेडिट। एक हवाई एंट्री अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन स्टिक मंगवाएं, अकम्युलेशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट 50 से, और प्लांट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट, ये पड़ी हुई है। ओके, आगे जाने से पहले जब भी आप एसेट को रिवैल्यू करेंगे, जब भी आप एसेट को रिवैल्यू करेंगे तो उसको फिर डेप्रिशिएट करेंगे रिमेनिंग लाइफ पे, डेप्रिशिएट करेंगे रिमेनिंग लाइफ पे। व्हाई? ये देखें, एक एसेट आपने लिया 90 का, इसको आपने डेप्रिशिएट करना है 3 सालों में। तो मोबाइल इस्तेमाल करते हुए पहले साल की डेप्रिसिएशन बताएं कितनी है? पहले साल की डेप्रिसिएशन बताएं कितनी है? 30। बुक वैल्यू, अगले साल की डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, अगले साल की डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू 0। तो इसकी लाइफ कितनी थी? 3 साल। तो एक एसेट आपने खरीदा 3 साल के लिए, लेकिन ये तो इस एसेट की क्या है? कैरिंग अमाउंट। अब इसकी फेयर वैल्यू बाजार में हो गई है मिसाल के तौर पे 80, इसकी फेयर वैल्यू क्या हो गई है? 80। अब 2012, 13, 14, आप बताएं फेयर वैल्यू आपने किस दिन कैलकुलेट की है इसकी? 31/12 की रात को या यकम जनवरी 13 की सुबह? एक ही बात है। फेयर वैल्यू 80 को कितने सालों में खत्म करना है? 2 सालों में। 80 को कितने हिस्से में खत्म करना है? तो 31/12/13 को कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी? 40। और 31/12/14 को भी कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी?
जब 80 माइनस 40 तो बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. That's why whenever you revalue the asset, it is necessary that you must depreciate the asset over its remaining life. Now the formula is not cost divided by 3. The formula is changed. Now the formula is revalued amount divided by remaining life. You have to calculate remaining life. So that is the logic behind this, that why we calculate remaining life. But the error students make normally is they calculate remaining life as 1 year. Why? वो क्या करते हैं? वो जनरल एंट्रीज करते हैं. वो कहते हैं जी हम डेप्शन निकालने लगे हैं 31/12/13 पे. जाहिर बात है 31/12/13 पे खड़े होकर डेप्शन निकालनी है. हम डेप्शन निकालने लगे हैं 31/12/13 पे, तो रिमेनिंग लाइफ 1 साल है. भाई ये ब्लंडर नहीं मारना, रिमेनिंग लाइफ 1 साल है. कुछ लोग बच्चे कहते हैं 31/12/13 पे खड़े होकर डेप्शन निकाल रहे हैं, तो रिमेनिंग लाइफ तो रिमेनिंग लाइफ रीवैल्यूड अमाउंट की डेट पे खड़े होकर निकालनी है. डेप्शन निकालते हुए रिमेनिंग डेप्रिसिएशन की डेट पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ नहीं निकालनी. किस दिन रिवैल्यू हुआ है? इस दिन रिवैल्यू हुआ है या इस दिन रिवैल्यू हुआ है? इस दिन रिवैल्यू हुआ है. तो इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ बताएं 2 साल. सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि व्हेन यू कैलकुलेट द रिमेनिंग लाइफ तो ये मत सोचें कि डेप्रिसिएशन किस साल की है. मुझे पता है डेप्रिसिएशन 31/12/13 पे खड़े होके है, लेकिन रिमेनिंग लाइफ तो इस दिन की है ना. अब इसका आसान तरीका क्या हुआ करेगा, ये देखें. रीवैल्यूड अमाउंट किस दिन की है? 1 जुलाई. इस दिन खड़े होके रिमेनिंग लाइफ निकालनी है. किस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है? जिस दिन रिवैल्यू हुआ, जिस दिन. अब बताएं रिवैल्यू होने से पहले कितना अर्सा डेप्रिशिएट हो चुका है? ये वाली ना देखें, एक साल डेप्शन नजर आ रही है. यहां से दिन गिन के बताएं, महीने गिन के बताएं, बल्कि साल गिन के बताएं. साल गिन के बताएं कितना अरसा हो गया एसेट को इस्तेमाल होते हुए? 1 साल. टोटल लाइफ. तो अब जो आप डेप्रिशिएट करेंगे, डेट नहीं डालेंगे यहां, पहले रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे. व्हाट इज रिमेनिंग लाइफ? 630/9. So we will always calculate remaining life on standing the date of revaluation. अब डेट लिखनी है, लिख लें. ये डिडक्शन किस दिन रिकॉर्ड हुई है? 23/12 को, हमारे साल के एंड पे. अब डेट लिख लें, लेकिन डेट लिख के रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, मे बी यू टेक इट 8, वो गलती हो जाएगी. तो लिखें जिस दिन रीवैल्यू हुआ है उसी दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे. डेप्रिसिएशन के लिए जिस दिन रीवैल्यू हुआ है उसी दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे डेप्रिसिएशन के लिए. ओके. अच्छा भाई, क्या एसेट को खत्म करें या आहिस्ता आहिस्ता सरप्लस को भी खत्म करें? आहिस्ता आहिस्ता सरप्लस को भी खत्म करें, क्योंकि जाहिरी बात है वो एसेट जो खुद खत्म हो रहा है तो उससे आने वाली खुशी अब उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि एसेट पुराना हो रहा है. तो इसलिए एसेट को भी खत्म किया करेंगे, साथ साथ सरप्लस को भी खत्म किया जी. 7T. आम हालात वाली डिडक्शन बताएं कितनी है? आम हालात वाली डिडक्शन से मुराद है अगर रीवैल्यू ना होता, आम हालात वाली डिडक्शन 50. रीवैल्यूएशन की वजह से होने वाली टोटल डेप्रिसिएशन इस साल की, इसमें ज्यादा डेप्रिसिएशन किस वजह से आ रही है? क्योंकि हमारा एसेट रीवैल्यू हो रहा है. इस डेप्रिसिएशन को कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन. कभी कभी सवालों में लिखा होता है डेप्रिसिएशन इंक्लूड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तो कोई मसला नहीं, पढ़ी रहे इसमें. डेप्रिसिएशन में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पड़ी होती है, इंक्रीमेंटल होता है एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन. सो लेट इट बी देयर. आईएएस 8 के सवालों में कई दफा लिखा होता है डेप्रिसिएशन इंक्लूड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, लेकिन इसकी एक एंट्री होती है, फिर आगे से वो देखते हैं. अच्छा, अब आप इस तरह भी देख लिया आपने, आम हालात वाले डेप्रिसिएशन 50, रीवैल्यू होने के बाद वाले डेप्रिसिएशन
70। आम हालात की बनिस्बत ज्यादा डेप्शन कितनी है? 20। लेकिन ऐसे 180 डिवाइड बाय 9 भी देखें 20। तो जैसे जैसे एसेट खत्म करेंगे वैसे वैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस भी खत्म करेंगे। जी 30/12 कैरिंग अमाउंट वट एवर इट मे बी, फर्स्टली पास द जनरल एंट्रीज ऑफ 70 एंड 20। 70 और 20 की जनरल एंट्रीज करें। ये 30/11 पे हम खड़े हैं, आप 12 पे। सेवेंटी की एंट्री होगी डेप्शन डेबिट, अकाउंट डेप्शन क्रेडिट। अकम्युलेशन अकाउंट जो खत्म किया था किताबों से दोबारा क्रिएट हो गया, उसमें दोबारा बैलेंस अपीयर होने लग गया। जी 70। नो कम अगेन ऑन 30/12। रिवैल्यूएशन सरप्लस, इन ओसीआई नहीं लिखना, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। जी समीर भाई, बुक ओके। नाउ हाउ द थिंग्स विल वर्क। हमारा साल कौन सा है? ये 30/2012। P&L एंड OCI। पेन उससे पता करें और है कोई? P&L के अंदर भाई डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 70। अच्छा, सबसे पहले हमने एक एंट्री की थी अकम्युलेशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 50 रुपए से, वो साल के शुरू में की थी। फिर अगली एंट्री की थी प्लांट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। सो व्हाट इज द रिवैल्यूएशन सरप्लस? 180। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? 70। अब एंट्रीज कराएं हमने क्या की थी? पहली एंट्री थी अकम्युलेशन डेबिट प्लांट क्रेडिट, दूसरी एंट्री की थी प्लांट डेबिट सरप्लस इन OCI, और तीसरी एंट्री की डेप्शन डेबिट अकम्युलेशन क्रेडिट। यहां पे क्या आया होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और दोनों चीजें रूट कर गई होंगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। स्टेटमेंट इन इक्विटी में जो कॉलम बनते हैं वो बनते हैं शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस। इनके ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं, इनके ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं। सरप्लस तो पहली दफा आया है क्योंकि पिछले साल कोई सरप्लस नहीं था। फिर उसके बाद आता है पैट, बल्कि आप बात करें यहां पे आता है TCI, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मींस टोटल जो बिजनेस ने कमाया है इस साल, रियलाइज्ड भी और अनरियलाइज्ड भी। अब ये जो पैट है, पैट ये उठ के रिटेन्ड अर्निंग में चला जाता है और सरप्लस फॉर द ईयर यहां पे चला जाता है। ठीक है,
हम एज्यूम करते हैं, ये फिगर सवाल में अवेलेबल नहीं है, कि पैट है 900, तो पैट इधर चला गया और OCI इधर चला गया, यानी पैट RE में चला जाए ताकि लोग इससे डिविडेंड मांग लें, और सरप्लस सरप्लस में चला जाए। अब ओनर्स को पता चल गया कि व्हाट इज TCI फॉर द ईयर। फॉर द ईयर हम इसमें लिखते नहीं है, लेकिन मैंने लॉजिक के लिए लिखा है, आप लोगों ने भी लिखना है। दिस इज TCI फॉर द ईयर। सो आई हैव अर्न 900 फॉर यू पीपल, बिजनेस इज सेइंग टू ओनर्स, and I have an unrealized gain of 180. Whenever you will sell this plant, you will realize this gain. But as for today, this is unrealized. So this is statement of changes in equity for year ended 30 June 12. Okay. Clear? Next. Next is now 900 is talking to 180. 900 180 से एक बात कर रहा है। 900 कह रहा है कि मोहतरम 180, मोहतरम प्यारे, मोहतरम 180, आपने मुझे ये वाला दिया था, ये वाला दिया था, ये वाला, अच्छा। 900 इज टॉकिंग टू 180 कि अगर ये डेप्शन 70 ना होती तो होती 50। तुम्हारे आने की वजह से, 180 आने की वजह से यहां पे एक्स्ट्रा आया 20, जिसकी वजह से मैं 900 पे चला गया, वरना शायद मैं 920 होता। सो पैट इज टॉकिंग टू दिस 180। पैट कह रहा है कि मैं 180 से बात करता हूं, और 180 को कहता है कि ये डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी 50, मैं तो फिर ज्यादा आता, जाहिर बात है ये नेगेटिव फिगर है, मैं फिर आता 920, लेकिन ये 70 होने की वजह से, 20 रुपए डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से पैट हो गया कम। तो मैं क्यों कम हूं तू कम हो, मैं क्यों कम हूं तू कम हो, अब ये इसकी बहस है, मैं क्यों कम हूं तू कम हो। इसलिए फिर अकाउंटेंट्स ने एक एंट्री निकाली है ट्रांसफर की। वो ट्रांसफर OCI से रूट नहीं होती, वो ट्रांसफर डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होती है। अब 70 में आम हालात वाली डेप्शन कितनी पड़ी है? 50, और एक्स्ट्रा इस 20 के को यहां से आपने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, आप इसको बर्दाश्त करवाओ 20 का नुकसान। जाहिर बात है ये 20 से 180 की वजह से आया, इस 20 को इधर ले जाओ और इनको खुश कर दो कि चलो 20 हमने तुम में रिवर्स किया, ये वापस आ जाएगा 920 के ऊपर। बट दिस जनरल एंट्री is never routed through OCI. That's why we do not write the word OCI. We only write the word surplus debit retained earning, because this transfer entry is directly passed in statement of changes in equity. चलें जी, नोट कर लें। रफ वर्किंग में जाके 30/12 का P&L और 30/12 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। क्या हुआ भाई, सवाल है कोई? पूछ लें, कोई सवाल है?
Okay. Now, what is the impact of this 20 on OCI? There is no impact. This 20 will never hit this 180. This 180 will remain there. ये खुशी है for the year, इसको 180 पे ही रखें. So, let us revise the journal entries of this year. 180 की एंट्री करने से पहले 50 पे नजर मारनी है और 50 की एंट्री होगी हवाई एंट्री, कम्युलेशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट, प्लांट डेबिट, प्लांट डेबिट, surplus in OCI credit. And the next entry is depreciation expense for the year debit and accumulation credit. सरप्लस इन OCI नहीं डालना, बस सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग में जो कमी आई है उसको पूरा कर दें, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, वो जो प्रॉफिट 900 रुपए का रह गया उसको पूरा कर दें उस कमी को. अब कैरिंग अमाउंट्स निकालनी है, निकाल लें. 5,160. सरप्लस अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा रह गया? 1. देखें इधर, सरप्लस अकाउंट में अब कितना पड़ा रह गया? 160. ये अगले साल का ब्रॉडन बन जाएगा 160. 180 का सरप्लस आया था, 20 रुपए से खत्म हो गए, कितने पे रह गया? 160. अच्छा, यहाँ पे एक बेसिक बात जो FR1 में बताई जाती थी, रिवैल्यूएशन की, छोड़ो मोबाइल, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हमेशा 2 होंगी. रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हमेशा 2 होंगी. डेप्रिसिएशन की एंट्रीज सिर्फ तब 2 होंगी जब कभी डेप्रिसिएशन में आम हालात की बनिस्बत ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी होगी. वरना अगर डेप्रिसिएशन आम हालात वाली 50 और इधर 45 होती तो 2 एंट्रीज करने की जरूरत नहीं थी. अभी हम आपको बताएंगे. उसमें सरप्लस पड़े ही नहीं होता तो रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट क्या करना है. तो इसलिए रिवैल्यूएशन की हमेशा कितनी एंट्रीज होंगी? 2. और डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज होंगी, लेकिन एक एंट्री होगी जब कभी डेप्रिसिएशन में आम हालात की बनिस्बत कम डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, तब एक होगी. लेकिन अगर आम हालात की बनिस्बत ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है तो 2 होंगी. इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन असल में लफ्ज है, डिक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कोई लफ्ज नहीं है. ओके, डिंग डोंग. अच्छा जी, आगे चलें. पहला साल कौन सा था? ये आप भी इस तरह कर सकते हैं. ये पहला साल था. फिर ये कौन सा साल था? दूसरा. अब हमारा कौन सा साल शुरू होने लगे? तीसरा. अब तीसरे साल के शुरू में जाके देखते हैं क्या हुआ. तीसरे साल के पहले दिन हमारा एसेट गिर के किस पे चला गया? 320 पे. तो अब हमारा एसेट बोलें गिर के किस पे चला गया? 320 पे. इसको 320 पे लें. क्या डालें? रिवैल्यूएशन लॉस का लॉस डालें या पहले रिवैल्यूड अमाउंट? यकम जुलाई 12, अगले दिन साल के शुरू में. जी बोलें. 320. अब हमारा एसेट यकम जुलाई 12 को इसके ऊपर क्या आ गया जी? पहले कौन सा कॉलम पूरा करें? एसेट का, सरप्लस का, P&L का? पहले एसेट का. मकसद ये होता है कि पता तो चले कि एसेट किस प्राइस पे आया है. सरप्लस का कैसे पूरा कर सकते हैं? ये वाली फिगर भी मिसिंग है, ये वाली फिगर भी मिसिंग है. एसेट का कॉलम पहले पूरा होगा. कितने वाली चीज कितने पे चली गई? 560 वाली चीज गिर के किस पे चली गई? 320 पर. तो हमें गम कितना हुआ? गम 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 240 का. कैसे लिखूं? -240. ये लिखने का तरीका हुआ करेगा. 560 वाला एसेट हमारा गिर के चला गया 320 पे, तो हमें गम हो गया 240 का. गम को मैं P&L में गम के तौर पे क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकता? अगर गम को मैंने P&L में रिकॉर्ड कर दिया
तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि हमारी किताबों में सरप्लस उसी तरह खड़ा आता रहेगा नजर, 160 कभी भी खत्म नहीं होगा। उससे यूजर्स को ये फील होगा कि एक तरफ बहुत बड़ा गम आ रहा है और पुरानी खुशी पड़ी हुई है। हालांकि अगर जिंदगी में इतने गम आ जाएं कि सारी खुशियों को खा जाएं तो सब्र की, तो फिर अब हम क्या करेंगे? बहुत ज्यादा गम आ गए हैं, 240 गम आए हैं और कितनी खुशियां पड़ी हुई हैं? 160। तो फिर ऐसा करें, 240 के गम को P&L में ना डालें, पहले खुशियां खत्म करें। आप बताएं 240 माइनस 160 कितने गम बच गए? 80। 80 के गम को डाल दें P&L में, ये गमा है पूरा, 80 मिलियन को P&L में डाल दें एज अ गम। सो तरतीब क्या होगी? गम कितना आया? 240 का। पहले से खुशी कितनी पड़ी हुई है? गम को इस्तेमाल करें खुशी खत्म करने के लिए, फिर गम को P&L में लीजिए। गम का भी एज ऑन जरा निकालते रहे। आप बताएं रिवैल्यूएशन की कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी? रिवैल्यूएशन की कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी? उधर ही रखो कैमरा। 2। बताएं जी पहली एंट्री 240 से 60 80 को ना देखें। बताएं अकाउंट अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 70 का, क्योंकि वो 50 तो खत्म हो गया था ना। अकाउंट अकाउंट में 70 का बैलेंस पड़ा हुआ। ईयर एंड 30 जून। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी भाई। 30 जून 12 का, 30 जून 13 का साल है। एक्सेलेंट। तो वो तो हमने फिर गलत लिखा हुआ है ना। ये तो ऑनलाइन वाले काफी देर से बाहर निकल के बताना चाह रहे थे। 30 जून 12 हमने सही लिखा था, तो मुझे भी तो बताना था ना। पब्लिक एट लार्ज को गलत चला गया। अब डिलीट फॉर ऑल कर भी दें तो कोई वीडियो रिकॉर्ड करानी पड़ेगी। तो ईयर एंडेड 30 जून 13 हमारा अब आएगा। तो ईयर एंडेड 30 जून 13, क्योंकि मैंने जो 12 लिखा था वो ये देख के लिखा था। अच्छा अब बताएं ईयर एंडेड 30 जून 13 के अंदर कैसे एंट्री होगी? अब बेचारे किसी ऑनलाइन वाले की हो जाए सुई अड़ी हुई है उधर ही, जब से ये लिखा था तब से ही आगे सुई अड़ी हो, तो अपने बंदे बिठाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, होते हैं ना कुछ लोग, होती है पता है आपको, उनकी सुई जब अड़ जाती है ना फिर आगे नहीं चलती। इस तरह ना किया करें, बस चलाया करें। ठीक है जी। इस 240 से 160 80 की एंट्री ना करें, 70 को खत्म करें। 70 को खत्म करने की एंट्री भाई वीडियो रिवाइंड करके देख लो भाई, सुई अड़ी थी तो। अकाउंट एब्सेंट डेबिट प्लांट क्रेडिट कितने से? अच्छा जी, अब इसकी एंट्री बताएं पूरी की पूरी। अच्छा, जो रिवैल्यूएशन की एंट्री में आएगा ना, एक तो डिप्शन के सामने जो आ रहा होता है वो नहीं, जबकि कभी रिवैल्यूएशन होगी तो वो फिर उसके इसी रूट होगा। बोलें एसेट क्रेडिट, एसेट सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, यानी सरप्लस डेबिट, यानी अनरियलाइज खुशी जो रिकॉर्ड की थी उसे खत्म करें, सरप्लस डेबिट और P&L डेबिट, ये एंट्री बनेगी जी। प्लांट क्रेडिट कितने से? आगे बोलें। $160 से और P&L डेबिट आप बताएं जी किस दिन खड़े होकर हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है? किस दिन खड़े होकर हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है? 30 जून 13 को, लेकिन वो डेट नहीं डालनी।
वो डेट डाल दी तो बोले 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 वो डेट डाल दी तो क्या मसला होगा? रिमेनिंग लाइफ गलत निकल आएगी। इसलिए बस डेट ना डालें, यहां लिखें डेप्रीसिएशन। ओके, यकम जुलाई 12 पे उंगली रखें और यकम जुलाई 10 पे अंगूठा रखें। आप बताएं कितने साल हो गए? यकम जुलाई 10 से यकम जुलाई 11, यकम जुलाई 12, कितने साल हो गए? 2 साल। टोटल लाइफ 10, 10 माइनस 2, कैलकुलेटर के बगैर बता रहे हैं 8। वेल डन। 10 माइनस 2 8। 320 को भी 8 पे खत्म करें, उस 80 को भी 8 पे खत्म करना होता है। इसकी वजह देखेंगे हम फिर। जैसे उधर सरप्लस को खत्म कर रहे थे, इधर लॉस को भी खत्म करें। जी आप बताएं। 40 आम हालात वाले डिविजन 50, खास हालात वाले डिविजन 40। अब इंक्रीमेंटल डिविजन कोई नहीं है 10 रुपए, यानी ऐसा कोई लफ्ज नहीं है अकाउंटेंट्स ने निकाला हुआ। तो आम हालात वाले डिविजन 50 थी, खास हालात वाले डिविजन 40। अच्छा ये अब जरा एक चीज है, ये समझनी है। हाँ ठीक है, जब कभी लॉस आ जाए P&L में, मिसाल के तौर पे नेगेटिव 80 आ रहा है, तो इसको भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें। 80 डिवाइड बाय 8 इज 10। इस 10 को खत्म ऐसे ना करें कि ये 10 कर दें, वो 10 कर देंगे तो ये 90 पे चला जाएगा। जैसे उधर सरप्लस को खत्म कर रहे थे, इसको खत्म करें। सरप्लस को खत्म करने का तरीका था माइनस, और ये लॉस है, इसको खत्म करने का तरीका प्लस। इसकी वजह देख लेते हैं, फिर वजह देख लेते हैं। फिलहाल प्लस लिख दें बस, इसकी वजह डिस्कस करते हैं। ओके, डेट बताएं। 30/13। रेड मार्कर लाया था भाई। इस 10 रुपए की नो जर्नल एंट्री, इसकी वजह अभी डिस्कस करता हूं मैं। नो जर्नल एंट्री। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इस 40 रुपए की एंट्री क्या होती है? अभी जो सीखी थी, डिडक्शन डेबिट, अकाउंट डिडक्शन, बिल्कुल इधर ही 30/13। जी बोलें। आम हालात वाली डिडक्शन 50, खास हालात वाली 40। तो अब ज्यादा डिडक्शन है आम हालात से या कम है? तो इसलिए अब कोई एंट्री नहीं करने की जरूरत। इंक्रीमेंटल डिडक्शन कोई है ही नहीं। सरप्लस पड़ा ही नहीं हुआ, उसको रिटेंड में क्या शिफ्ट करना? सरप्लस मुक गया भाईजान, तुसी क्यों नींद आ रही है? अच्छा, और वेरिया टाउन के हालात सही हैं? वेरिया टाउन से आते हो? कौन से ब्लॉक से? अच्छा, मैंने कहा शायद आप इसलिए नहीं तारेगा, मैं हाउस नंबर पूछूंगा। और ईद अच्छी गुजरी? मुझे लगता है वर्किंग सारी कर ली है, एंट्रीज कर ली है, इसलिए रिलैक्स बैठे हुए हो। अच्छा चले माशाल्लाह। ओके, असल में अब हम इसी डेटे को पुट करेंगे IAS 21 में, और बाहर के मुल्क में जो एसेट है उसको रिवैल्यू करेंगे फॉरेन करेंसी के रेट्स लेके, ताकि IAS 21 की तरफ हम दोबारा वापस आ जाए। ओके, तो उस 10 की अभी मैंने आपसे वजह डिस्कस नहीं की, वो मैं करता हूँ। फिलहाल आगे चलें। जिस तरह सरप्लस को माइनस करके खत्म कर रहे थे, इस तरह नेगेटिव को प्लस करके खत्म कर रहे हैं। 30/13 कैरिंग अमाउंट 280, नेगेटिव 70। व्हाट्स नेक्स्ट? ओके, ये हमारा अगला साल खत्म हो गया, 30/13 वाला।
तो रिदम में हमने एंट्रीज की हैं, वार्म अप, रीवैल्यू, डेप्रिसिएशन, जब कभी इंक्रीमेंटल हो तो ये, डिक्रीमेंटल हो तो कुछ नहीं, डिक्रीमेंटल कोई लॉस नहीं है। ओके, नाउ यकम जुलाई 14 नहीं ना, तो तुसी एक साल एक महीना जम, एक साल एक दिन जम नहीं मारनी, अगले दिन जम मारनी है। यकम जुलाई 13, जिन्होंने टेक्स्ट पढ़ा हुआ उनको तो अच्छे तरीके से पता है, यकम जुलाई 13 का मतलब है 30/14 का साल शुरू हो गया। हाँ, 30/14 का साल शुरू हो गया। तो 30/14 के साल में साल के पहले दिन ही रिवोल्यूशन हो गई। कितनी रिवोल्यूशन हुई? 560। सो नाउ द रिवैल्यूड अमाउंट इज 560। हाँ जी, पहले आप क्या पूरा करें, सरप्लस का कॉलम, पी एंड एल का कॉलम या एसेट का कॉलम? पी एंड एल का कॉलम। भाई एस, इधर दो चीजें मिसिंग है, इधर दो चीजें मिसिंग है, इधर एक चीज मिसिंग है। 200 से वाली चीज बाजार में कितने पे चली गई? 560 पे। मोजा ही मोजा, अकल नहीं थे, सॉरी। तो ये 560 क्या है? 560 क्या है? रिवैल्यूड अमाउंट। नाउ व्हाट इज आवर सरप्लस? 280। ओहो, ये भी 280 आ गया, चलें खैर है। रिवैल्यूएशन सरप्लस इत्तफाकन इसके बराबर आ गया 280। अगर इस खुशी को रिकॉर्ड कर दिया अनरियलाइज में, तो फिर इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि लॉस उधर ही पड़ा रहेगा। हालांकि हमारी किताबें शो कर रही हैं कि पहले कभी इस पे क्या आया था? लॉस। अब जब इस पे लॉस आया था तो इस लॉस को खत्म करना चाहिए या सारी खुशी को रिकॉर्ड करना चाहिए? लॉस को खत्म करने के लिए क्या करें? +70, एकदम सारा लॉस खत्म कर दें, क्योंकि अब एसेट की कीमत ही बढ़ गई है। +70। और आप क्या करें? बैलेंसिंग। खुशी कितनी आई? 210। ओके, अब देखें इधर, एक तो मैथमेटिकली आपसे बात करने लगा हूं, फिर अकाउंटिंग के एतबार से लॉजिक फिर डिस्कस कर लेंगे, टाइम ने ज्यादा दी तो। ये जो -70 अगर ये इधर ना होता और हम इधर +10 ना लिखते तो इधर क्या आता? -80। जब -80 आता तो इधर क्या आता? +80। जाहिर बात है वो ऊपर पड़ा ही 80 होना था। अगर इस +10 को ना लिखते ना, इन एंट्री तो नहीं करनी, लिखते ना, तो क्या होता है? इधर नेगेटिव। जब इधर -80 आता तो इधर फिर पॉजिटिव, तो फिर ये गिर के 200 पे चला जाता। हालांकि अभी कितना आया? 210। पहले मैथमेटिकली चेक करते हैं ये 210 आना भी चाहिए या नहीं। ये कभी FR1 की क्लास में शायद आपसे बात ना हुई हो, क्योंकि ये बात इतनी जरूरी नहीं है। मुझे बताएं, हमारा एसेट कब खरीदा था हमने? यकम जुलाई 10, फिर 30/11 आया, फिर 30/12 आया, फिर 30/13 आया। 30 जब 13 आया तो यकम जुलाई 13 की सुबह एसेट कितने का था? यकम जुलाई 13 की सुबह 560 का। अभी जो आपने देखा है 560 का। अच्छा, खरीदा कितने का था? -50, -50 इसको आप कहते हैं हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट निकाल रहे हैं। यानी अगर रीवैल्यू ना होता तो किताबों में कितने का पड़ा होता? 350। किताबों में कितने का पड़ा होता? 350। सो व्हाट इज द प्राइस अगर आज तक कभी रिवैल्यू ना हुआ होता? 350। दैट इज बुक वैल्यू। एंड व्हाट इज द सरप्लस, व्हाट इज द रिवैल्यूड अमाउंट फॉर द ईयर एज ऑन, रिवैल्यूड अमाउंट एज ऑन? इन दोनों का डिफरेंस 210। ये 210, ये सरप्लस बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ये एग्जैक्ट सरप्लस निकाला है हमने, करेक्ट निकाला है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बात FR1 में इस तरह नहीं होती थी, ना हमें करने की जरूरत है। बस कुछ लोग बच्चे ये पूछते हैं कि एंट्रीज की करनी रेस को शो क्यों कर रहे हैं? इसको शो करने की वजह यही होती है कि असल में
अगर आप नॉर्मल तरीके से चलें और हमारा जिंदगी में पहली दफा भी एसेट रिवैल्यू होता तब भी आज सरप्लस कितना आता 210 का। ये हमने नॉर्मल तरीके से देखे अकल लगा के कि सरप्लस आज तक 210 है और इधर भी हमने कितना शो किया हुआ है। अब अगर इधर हम जीरो कर देते क्योंकि जनरल एंट्री नहीं करे इधर जीरो लिख देते तो इधर क्या जवाब आता नेगेटिव 80। इसको खत्म करने के लिए जब पॉजिटिव 80 होता तो इधर कितना आ जाता 200। अब वो इधर 200 आ रहा होता और लॉजिक से 210 आ रहा होता। तो एक ये भी वजह है। बाकी इंशाल्लाह काउंटिंग लॉजिक भी देखते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट एंगल से बस एक बात याद रखें, जैसे जैसे सरप्लस को आप माइनस करके खत्म करेंगे वैसे वैसे लॉस को भी प्लस करके खत्म करेंगे, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी। ये बात बिल्कुल नोट नहीं करनी, ये जो इधर कराई है। आगे चलें। अब डिप्सिट कब करना है 30/14 पर, लेकिन 30/14 लिखनी नहीं है क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन डाल सकती है। 30/14 का लफ्ज नहीं लिखना, पहले एंट्रीज कर लें। अच्छा, इस वक्त बताएं एसेट अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है, एसेट अकाउंट सॉरी इनकम रिडक्शन अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है 40, क्योंकि 70 और 50 तो शिफ्ट हो चुका है पिछले सालों में। पड़ा कितना हुआ है सिर्फ इनकम रिडक्शन अकाउंट में 40। इस 40 को खत्म करें, बताएं ईयर एंड 30/14 ये एंट्रीज रिदम में चल रही हैं। ये कम जुलाई 13 रिवैल्यूएशन की एंट्री करें या पहले वार्म अप की एंट्री करें? वार्म अप की एंट्री करवाएं जी। अकाउंट रिडक्शन डेबिट प्लांट क्रेडिट कितने से 40 से। बिलाल को बुलाएं। अच्छा, अब एंट्री बताएं। 280 को ऊपर देखें क्या करना है, प्लस किस में, तो 280 को प्लस करें एसेट में। प्लांट डेबिट 280। रिवैल्यूएशन सरप्लस प्लस होने, ऊपर जाके देखें प्लस होने। प्लस होने का क्या मतलब है, टू 10 और खुशी रिकॉर्ड करें 70 की। पुराने काम को खत्म कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ, ये समझ लें। P&L 70। आप डेप्सिन की एंट्रीज कर दें। कर ली नहीं, कर ली। अच्छा जी, यकम जुलाई 13 पे खड़े हो और यकम जुलाई 10 गिने। यकम जुलाई 11 बोले ना, यकम जुलाई 11, यकम जुलाई 12, यकम जुलाई 13, कितने साल हो गए टोटल? 10 - 3 7। डेप्रिशिएट ओवर, इस तरह भी लिख सकते हैं पेपर में, डेप्रिशिएट ओवर 7 years। 560 डिवाइड बाय 7 80। 210 डिवाइड बाय 7 आम हालात वाली डेप्शन 50, खास हालात वाली इंक्रीमेंटल 30। अब डेट लिखते हैं। रिमेनिंग लाइफ निकालने से पहले डेट नहीं लिखनी, रिमेनिंग लाइफ डेप्शन निकालने के बाद डेट लिखनी है, वरना रिमेनिंग लाइफ शायद गलत निकल सकती है। कैरिंग अमाउंट जो मर्जी हो, हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है। क्लियर? चलें जी, जनरल एंट्रीज करवाएं। 80 रुपए की डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन क्रेडिट एंड इट इंक्लूड्स 30 इंक्रीमेंटल डेप्शन। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। साधरे से पूछे एनी प्रॉब्लम? जी बोलें कितने से? डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन क्रेडिट। सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। वही वाली बात ना, प्रॉफिट 30 रुपए से कम हो गया सिटी की वजह से, वो प्रॉफिट आरई में पड़ा हुआ है फिर जाके।
जी। तो दूसरी एंट्री डेप्शन में कब होगी? ये देखे ना, डेप्शन की 2 एंट्रीज, डेप्शन की 1 एंट्री, डेप्शन की 2 एंट्रीज। हाँ, तो लिखें डेप्रिसिएशन में 2 एंट्री सिर्फ तब होंगी जब कभी इंक्रीमेंटल डेप्शन होगी। ये सरप्लस पड़ा होगा। ओके, आ जाओ इधर। ये व्हाइट बोर्ड वाली जनरल एंट्रीज ना हमारी किताब में किसी जगह हुई हुई है, मैं उस सफ़े को नहीं निकाल रहा, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देने के लिए रिवाइज करवा रहा हूँ। ये किसी और क्वेश्चन के सोल्यूशन में हुई हुई है जहां टैक्स रेट्स भी गिवन है। बेसिकली एसओसीआई से मुराद इधर P&L है। अच्छा, आपको पता है यही हमारे साल थे। पहला साल 30 जून 11, अगला साल 30 जून 12, अगला साल 30 जून 14। अच्छा, हम ऐसा किया करेंगे भाई, हम ये क्या है एसेट, ये और P&L। हम डेप्रिसिएशन के लिए ग्रीन पट्टी यूज किया करेंगे और रिवैल्यूएशन के लिए स्काई ब्लू पट्टी। रिवैल्यूएशन के लिए स्काई ब्लू पट्टी। ये एंट्री बताएं 500 रुपए की, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन क्रेडिट। ये हमारी पहले साल की एंट्रीज थी। अकाउंट डेप्शन अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है 50। अगले साल रिवैल्यूएशन करें या पहले वार्म अप की एंट्री करें? चलें हवाई एंट्री वार्म अप की। अकाउंट डेप्शन डेबिट प्लान क्रेडिट कितने से? 50 से। प्लान डेबिट
पहली दफा सरप्लस आया है तो सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। अब ये दो एंट्रीज होंगी रिवैल्यूएशन। डेप्शन की दो एंट्रीज सिर्फ तब होंगी जब डेप्शन में आम हालात की बनिस्बत ज्यादा डेप्शन पड़ी होगी या रिवैल्यूएशन पड़ी होगी, जो मर्जी बोल लें। डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन, और दूसरी एंट्री सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग बट इट विल नॉट बी रूटेड थ्रू ओसीआई। बस यही एंट्री होगी, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अब क्या आ गई स्काई ब्लू पट्टी। स्काई ब्लू पट्टी हम यूज किया करेंगे रीवैल्यूएशन के लिए। रीवैल्यूएशन के लिए हवाई एंट्री अकाउंट डेप्शन डेबिट प्लांट क्रेडिट कितने से 70 से, और प्लांट क्रेडिट सरप्लस डेबिट P&L डेबिट। ये जो सरप्लस डेबिट हुआ है ये ओसीआई से रूट होगा। प्लांट क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई डेबिट और P&L डेबिट। तो ये जो स्काई ब्लू पट्टी है इट विल हिट ओसीआई, बट ग्रीन जो डेप्रिसिएशन वाली पट्टी है इट विल नॉट हिट ओसीआई। इसके तो मैंने कह दिया था 10 रुपए की नो जनरल एंट्री। अच्छा, इस 40 रुपए की एंट्री बोल दें डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन क्रेडिट। अब डेप्शन अकाउंट डेप्शन अकाउंट के अंदर कितना पड़ा हुआ है 40। अब अगले साल एंट्री करनी है, एंट्री करने से पहले अकाउंट डेप्शन डेबिट प्लान क्रेडिट 40 से, प्लान डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट और खुशी क्रेडिट P&L क्रेडिट। डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन एंड सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। तो स्काई ब्लू पट्टी की हमेशा कितनी एंट्रीज होंगी 2, और ग्रीन की कभी 1 कभी 2। अब आप तस्वीर खींच सकते हैं इसकी। तो ये हमारा फॉर्मेट होगा, जरा जहन में रखिएगा। स्काई ब्लू पट्टी और ग्रीन पट्टी लेके चला करेंगे। ग्रीन पट्टी हम यूज करेंगे डेप्री, इसकी कभी 2 एंट्रीज होंगी कभी 1, और स्काई ब्लू पट्टी लेके चलेंगे हम रिवैल्यूएशन के लिए। जब IS12 शुरू करेंगे तो आप 2 हाइलाइटर ले आएंगे, एक स्काई ब्लू वाला एक ग्रीन वाला, या 2 धारी तलवार भी होती है, एक तरफ से स्काई ब्लू मुंह होता है उसका, दूसरी तरफ से पांव उसका दूसरा होता है। अच्छा जी, चलें आप आए, आप आ जाए। हाँ, ये पकड़े, बोले पहली एंट्री प्लान डेबिट थोड़ा प्लान डेबिट कैश क्रेडिट डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हवाई एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लान क्रेडिट कितने से 50 से, ठीक है। रिवैल्यूएशन एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस और से क्रेडिट। अब बोलो एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस और से क्रेडिट एंड डेप्रिसिएशन डेबिट। पहले रख दिया करो फिर बोला करो। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। हवाई एंट्री करेंगे फिर एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 70 से, और बस इसको, और प्लांट क्रेडिट 70 से, फिर एसेट प्लांट क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। नहीं हाँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस और से क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट 160 क्रेडिट मुझे सिर्फ कह रहा है ऐसे डेबिट P&L डेबिट डेप्रिसिएशन डेबिट 40 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 से क्रेडिट। ठीक है, एंड छोड़ इसको छोड़ हवाई एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 से डेबिट, एसेट क्रेडिट 40 से, एसेट डेबिट 280 से, एक्यूमुलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI से 210। सॉरी इसे नहीं करना, नहीं वो इसकी नहीं करनी। अच्छा, P&L क्रेडिट 70 से, डेप्रिसिएशन 80 से डेबिट,
accumulated depreciation 80 से credit, retained earning credit, revaluation surplus 30 से डेबिट। इसकी तो आती है, इसकी भी नहीं होती, जनरल एंट्रीज। तो डेप्सियन की कितनी एंट्रीज होंगी? कभी एक कभी दो। और रिवैल्यूएशन की हमेशा कितनी एंट्रीज होंगी? 2 एंट्रीज होंगी। असल में इस 10 रुपए के ऊपर आप बात करने की ज्यादा, अच्छा ये जो आप कह रहे थे ना 70 की, भाई स्काई ब्लू पट्टी में मैंने कोई ऐसी एंट्री नहीं बताई, नो जनरल एंट्री। स्काई ब्लू पट्टी की हमेशा जनरल एंट्रीज होंगी। मैंने जो नो जनरल एंट्री बताई है ना, वो किसकी बताई है? सिर्फ ग्रीन पट्टी में, डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में आम हालात की बनिस्बत अच्छा कम डेप्रिसिएशन पड़ी हो तब नहीं एंट्री होनी। बाकी फिर इस 10 रुपए को अगर देखना है तो कुछ इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन ये कोई बात जरूरी नहीं है कि डेप्रिसिएशन में गया 40, देखने की लिखने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन में गया 40, आम हालात की मुताबिक जाना कितना चाहिए था? 50। कितना कम गया? 10। कितना कम गया? वो 10 ऑलरेडी जा चुका है 80 के नाम से। एकदम रिवैल्यूएशन लॉस आया था जो सारा P&L में चला गया था, हालांकि उसने आहिस्ता आहिस्ता कहां जाना था? डेप्रिसिएशन। असल में ये 80 ना 8 सालों का है, हर साल का 10 10 10 10 10, क्योंकि 8 साल रह गए। लेकिन इस तरह नहीं सोचना बस पेपर में। मैंने क्या बस इस तरह ये 10 निकाल लेना है, लेकिन इसकी जनरल एंट्री नहीं करनी। लेकिन जरा एक दफा सोचें थोड़ा, आम हालात वाली डेप्रिसिएशन कितनी थी? 50। खास हालात वाली 40। जब खास हालात वाली 40 है तो ये 10 क्यों कम आ रही है? क्योंकि कोई 80 ऑलरेडी एकदम P&L में चला गया, उसमें इसके वाला 10 भी पड़ा हुआ। अब इसने आरई को कम किया, इस 80 में पड़े हुए 10 ने आरई को कम किया, और इस 40 की वजह से आरई बढ़ गई। अब लोग कहते हैं ये बस आरई खुद ही सही हो गई है, फिर अब आपको आरई डेबिट आरई क्रेडिट कोई अजीब सी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो इसकी एंट्री अगर बनती थी तो ये बनती थी आरई डेबिट आरई क्रेडिट। तो आरई ऑलरेडी सही है। आरई में कितना खर्चा कम बुक हुआ? जल्दी बताएं, कितना खर्चा? ज्यादा नहीं, कितना खर्चा कम बुक हुआ? वो कम खर्चा कब रिकॉर्ड हो चुका है? ऑलरेडी रिकॉर्ड हो, बस इसलिए फिर इसकी हम कुछ नहीं करते होते। लेकिन छोड़े पर ये इस तरह नहीं याद रखना, बस लीव इट। जैसे आपने आहिस्ता आहिस्ता किसको खत्म करना है? सर प्लस को। वैसे आहिस्ता आहिस्ता आपने गम को भी खत्म करना है, लेकिन पॉजिटिव। लेकिन इसकी एंट्री नहीं होनी। एंट्री कब नहीं होनी? यहां से याद रखना है। आम हालात वाले डेप्रिसिएशन से कम डेप्रिसिएशन आ रही है तो इसकी एंट्री नहीं करनी। बहरहाल इसकी रिवीजन होगी तो चीजें इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। चलो दूसरा पार्ट बनाओ।